जंगल की उस खौफनाक भिड़ंत को बीते कई घंटे हो गए, पर तनाव अभी भी हवा में धुएं की तरह फैला हुआ था। जब कहानी वापस ट्रेनिंग सेंटर पर आती है तो माहौल काफी ठंडा और गंभीर लगता है, लेकिन ये साफ है कि अंजाम बुरा होने वाला है। जंगल में जो शुरू हुआ था वो अब उनके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया था और सब कुछ बिगाड़ने के लिए तैयार था। एक बहुत बड़ा गलियारा फैला हुआ है, जिसके ऊंचे खंभे हर आवाज को निगल लेते हैं और कदमों की आहट भी चेतावनी जैसी गूंजती है। 974वें रंगरूट और उसके साथियों को यह रास्ता अच्छी तरह पता है, इसकी बनावट, इसकी चुप्पी और जिस तरह से यह बड़े बड़े सैनिकों को भी छोटा महसूस कराता है। यह रास्ता पुराना है, पर आज रात ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी सब सुन रही हों। एक आदमी धीरे से अपने बाएं हाथ पर स्लेटी दस्ताना चढ़ाता है और अपनी उंगलियों को मोड़ता है। दस्ताना सही से फिट नहीं आ रहा, कहीं बहुत टाइट है तो कहीं ढीला, जैसे उसने किसी और की खाल पहन ली हो। चिड़चिड़ाहट के बावजूद वह उसे ठीक करता है, पर वह अजीब सी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। जंगल के हंगामे के बाद डेमियन झुंझलाते हुए शिकायत करता है कि उसके नए कपड़े थोड़े छोटे हो गए हैं और वहां चुभ रहे हैं जहां नहीं चुभना चाहिए। फिर भी वह अपनी पसंदीदा वर्दी खराब नहीं करना चाहता, वह इसे अपनी ताकत की निशानी मानता है। भले ही कपड़े फटने को हों, पर उसका घमंड उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अपनी नजरें झुकाकर डेमियन अपनी आंखें मूंद लेता है, जैसे वो मन ही मन तौल रहा हो कि क्या किया जा सकता है। वह बिना कुछ कहे इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी बचाने लायक नहीं बचा है और कोई जज्बात इस अंजाम को नहीं बदल सकते। उसकी शांति बाहर से तो संयम जैसी दिखती है, पर अंदर एक ठंडी सच्चाई है जिसे उसने मान लिया है। उसका असिस्टेंट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कुछ कहना चाहता है, शायद बाकी भगोड़ों के ठिकाने के बारे में। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डेमियन उसे एक खौफनाक आदेश देता है, उन्हें सामूहिक कब्र में फेंक दो। यह बात उसने इतनी बेरुखी से कही कि दया की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। असिस्टेंट फौरन हुक्म मान लेता है। वह ऐसे आदमी से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता जो अपनी बेरुखी पर फख्र करता हो। डेमियन के हिसाब से वह कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी जगह पर हुक्म मानना ही आसान है, जहां रहम को कमजोरी माना जाता है। डेमियन के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है और वह दूसरा हुक्म सुनाने ही वाला है। वह कुछ बोलने ही वाला था, तीखा और चिड़चिड़ा, कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसे रुकना पड़ा। कोई बीच में आ गया और उसकी आंखों की नाराजगी अब चौकन्नेपन में बदल गई। आगे अंधेरे में लाठी लिए एक आदमी खड़ा है, जैसे कोई जज सजा सुनाने का इंतजार कर रहा हो। वह आदमी बहुत शांत है, पर उसके चेहरे पर एक तंज है, जैसे उसे डेमियन का रौब जमाना फिजूल लग रहा हो। उस धुंधले गलियारे में उस अजनबी की मौजूदगी उन भारी खंभों से भी ज्यादा भारी लग रही थी। लाठी वाला आदमी पूरे रौब के साथ डेमियन को टोकता है और उसे अभी अपनी तरफ देखने को कहता है। डेमियन जैसे ही उस बड़े अफसर की तरफ मुड़ता है, उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह बुजुर्ग जानबूझकर डेमियन को नीचा दिखाने के लिए उसे जूनियर बुलाता है और ताना मारता है कि उसके पास शायद बहुत फालतू वक्त है। वह एक बुजुर्ग है जिसमें एक फौजी वाला अनुशासन साफ दिखता है। उसकी आवाज में ओहदे का वजन है। वह डेमियन को आलसी कहता है, सिर्फ गाली देने के लिए नहीं, बल्कि एक हकीकत की तरह। फिर वह जवाब मांगता है, जैसे डेमियन की गलतियां सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का अपमान हो। डेमियन अपना सिर थोड़ा झुकाता है ताकि वह सम्मान दिखा सके, पर असल में वह अपना गुस्सा छिपा रहा था।
वह बड़ी सावधानी से पूछता है कि वह यहाँ किस काम से आए हैं, खासकर बिना बताए, जैसे उन पर कोई नियम लागू ही नहीं होता। यह सवाल ऊपर से तो सभ्य था, पर अंदर से काफी कड़वा। डेमियन के सामने रोड्रिगो मायर खड़े हैं, नीली आंखों वाले एक सख्त स्पेशल फोर्स कैप्टन जिनका रौब सबको चुप करा देता है। वह उस बड़ी सी इमारत के एक फ्लोर पर बड़ी सहजता से बैठे हैं, जैसे वह पूरी जगह ही उनकी जागीर हो। शांत बैठने के बावजूद उनके अंदर से एक कड़क अनुशासन और रुतबा झलक रहा था जिसे टाला नहीं जा सकता। वे दोनों धीमी और नपीतुली आवाज में बात करते हैं, जिनकी गूंज गलियारे में सुनाई देती है। कैप्टन मायर पूछते हैं कि आजकल ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सवाल सीधा था, पर उसके पीछे का मतलब काफी गहरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जानकारी नहीं ले रहे, बल्कि डेमियन की काबिलियत परख रहे हों। डेमियन पूरे भरोसे के साथ कहता है कि लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। पर रोड्रिगो मायर इस बात को नहीं मानते, उनके चेहरे के भाव नहीं बदलते और उनकी आंखों में शक साफ दिखता है। उन्होंने कुछ और ही सुना है, ऐसी बातें जो डेमियन की रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। यान के दुश्मन ने सुना है कि सेंटर के कैडेट्स अब स्क्वाड मेंबर्स से भी ज्यादा काबिल हो गए हैं। ऐसी अफवाहें फौजी गलियारों में बहुत जल्दी फैलती हैं। लेकिन संगठन का कैप्टन बिना सबूत के ऐसी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए ये बातें या तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं या फिर किसी बड़ी नाकामी का संकेत। रोड्रिगो मायर अपने साथी को बड़ी तीखी नजरों से देखते हैं, जैसे कोई बहाना न टिक सके। उनके हिसाब से सेंटर से निकले लोगों में गजब की काबिलियत है, बेहतरीन ट्रेनिंग और काम करने का एक क्रूर तरीका। यह उनकी तारीफ नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि उन्हें कम आंकना खतरनाक हो सकता है। डेमियन सारा दोष सीधे स्क्वाड मेंबर्स पर नहीं मढ़ता, बल्कि कहता है कि गलती ऊपर वालों की है। वह इशारा करता है कि अगर सजा मिलनी चाहिए तो उस शख्स को मिलनी चाहिए जो संगठन में इनकी देखरेख कर रहा था, जिसने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। उसकी बातें तर्कपूर्ण लग रही थीं, पर असल में वह किसी और को निशाना बना रहा था। कैप्टन रोड्रिगो मायर को इस बात पर कोई गुस्सा नहीं आया, जैसे ये इल्जाम उनके स्तर के ही न हो, बल्कि उन्होंने बड़ी शांति से डेमियन को इस मशवरे के लिए शुक्रिया कहा और वादा किया कि वह इस पर गौर करेंगे। उनकी ये शराफत गुस्से से भी ज्यादा चुभने वाली थी। उन बड़े अफसरों के पीछे खड़ा एक सफेद वर्दी वाला गार्ड अचानक सतर्क हो जाता है। उसे हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत कंपन कर रही हो जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। माहौल एकदम से बदल गया, जैसे वह गलियारा खुद सांस ले रहा हो। एक बड़े खंभे के पास कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी, एक ऐसी धुंधली सी चीज जो न रोशनी थी न परछाई। यह बहुत मामूली था पर गलत लग रहा था। गार्ड की नजर वहीं टिक गई। वह समझ गया था कि यह किसी ऐसी ताकत का खेल है जो वहां नहीं होनी चाहिए। लाल मुखौटा पहने एक गार्ड घबराकर कहता है कि यह नामुमकिन है। उसका कहना था कि आम इंसान तो ऐसी ताकत के करीब आते ही बेहोश हो जाते। अगर कोई अब भी खड़ा है तो या तो वह कोई महान योद्धा है या फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक। जब कैप्टन रोड्रिगो मायर ने याद दिलाया कि शाही फरमान के बावजूद डेमियन महल नहीं पहुंचा, तो डेमियन ने अपनी आंखें मूंद लीं। यह एक छोटा सा इशारा था, पर इसमें चिड़चिड़ाहट और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उस सन्नाटे में यह साफ हो गया कि यह बात उसकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसी थी। डेमियन ने बड़ी नपीतुली आवाज में कहा कि उसके पास और भी जरूरी काम थे। उसने साफ कह दिया कि वह इन दिखावे वाली मीटिंगों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी इस बेरुखी ने कैप्टन मायर को हैरान कर दिया,
क्योंकि किसी ने भी महल के आदेश को इस तरह बेकार नहीं समझा था। कैप्टन मायर के लिए महल एक पवित्र और सबसे ऊंची जगह थी। वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर सम्राट के हुक्म से भी जरूरी क्या हो सकता है। डेमियन की इस नाफरमानी ने उनकी हैरानी को अब शक में बदल दिया था। रोड्रिगो मायर ने बोलना शुरू किया और डेमियन की नीयत पर सवाल उठाने ही वाले थे कि तभी वह अचानक रुक गए, जैसे उन्हें कुछ और महसूस हुआ हो। वह बहुत मामूली सी बात थी, पर उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। डेमियन अपने सीनियर को बड़े ध्यान से देख रहा था और उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर कई सवाल थे और वह काफी सतर्क लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायर उसे सजा देंगे या उसकी जांच करेंगे। डेमियन की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब रोड्रिगो मायर ने उसकी रगों में बहने वाले नीले खून की बात की। कैप्टन का लहजा ऐसा था जैसे यह कोई खानदान की बात नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक तरीका हो। इसका मतलब साफ था, यहाँ सब बराबर नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। डेमियन महल इसलिए नहीं गया क्योंकि सेंटर से कैडेट्स भाग गए थे और उसे अपनी नाकामी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर वह भगोड़ों को भी नहीं रोक पाया तो इससे उसकी साख गिर जाती। ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ ताकत की चलती है, कमजोरी दुश्मनों को न्योता देने जैसा है। कैप्टन मायर ने चीफ इंस्ट्रक्टर को दिलासा देना शुरू किया, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, डेमियन ने उन्हें बीच में ही काट दिया। उसने कहा कि कैप्टन ने सब गलत समझा है। उसकी घबराहट और बचाव करने का तरीका उसकी चिंता को साफ जाहिर कर रहा था। इस बहस को खत्म करने के लिए यान का दुश्मन अपने सीनियर से मुंह फेरकर आगे बढ़ गया। उसने जोर देकर कहा कि कोई नहीं भागा, जैसे बार बार झूठ बोलने से सच बदल जाएगा। उसका यह इनकार सच्चाई कम और उसकी घबराहट ज्यादा लग रहा था। कैप्टन रोड्रिगो मायर को उस पर यकीन नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ सुना था और उनका अंदाजा कभी गलत नहीं होता। पर डेमियन अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद बुढ़ापे की वजह से कैप्टन को कम सुनाई देता है। यह एक घटिया ताना था जो हवा में जहर की तरह घुल गया। डेमियन ने जल्दी से सफाई दी कि कैडेट्स तो बस एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर गए थे। फिर उसने सेंटर में दिखने वाले कीड़े मकोड़ों की बात की। कैप्टन मायर यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि डेमियन की नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई लग रही थी। अपने एक बदकिस्मत जूनियर के बारे में सोचते हुए डेमियन उसकी तुलना एक कीड़े से करता है, एक ऐसा जीव जिसे वह दोबारा देखते ही पैरों तले कुचल देगा। उसकी ये सोच दिखाती है कि वह अपने से नीचे वालों को कितना तुच्छ समझता है। उसके लिए रहम का कोई मतलब नहीं था। डेमियन इस बात से चिढ़ा हुआ था कि वह जितने कीड़े मारता उतने ही और निकल आते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सेंटर खुद बगावत को जन्म दे रहा हो। उसे सिर्फ इस बात का दुख नहीं था कि उसका काबू कम हो रहा है, बल्कि इस बात का कि मामूली लोग उसे चुनौती दे रहे हैं। कैप्टन रोड्रिगो मायर चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने न तो कोई दिलासा दिया और न ही कोई बहस की। उनका चेहरा भावहीन था। यह खामोशी जानबूझकर रखी गई थी ताकि डेमियन अपनी सारी कड़वाहट खुद ही उगल दे। डेमियन को अब यकीन है कि उसने इन कीड़ों के बिल का पता लगा लिया है। उसे पक्का भरोसा है कि वह अब सब कुछ जड़ से खत्म कर देगा। वह इंसाफ नहीं, बल्कि सबका पूरी तरह सफाया करना चाहता था। बड़ी औपचारिकता के साथ चीफ इंस्ट्रक्टर ने कैप्टन मायर को विदा किया, पर उनके लहजे में जल्दबाजी साफ थी। उन्होंने कहा कि अब उनके जाने का वक्त हो गया है, जैसे वह अपने से बड़े अफसर को वहां से हटाना चाहते हों। डेमियन को लगा कि वह अब शांत हो गया है, खासकर कैप्टन के चेहरे पर उलझन देखकर।
उसे लगा कि अब इस बूढ़े का वक्त खत्म होने वाला है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट की जगह इसके जनाजे की जरूरत पड़ेगी। यह सोचकर उसे एक अजीब सी खुशी मिली। सफेद वर्दी वाला एक गार्ड चीफ इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी जिसने यान से लड़ाई की थी वह भी साथ था और उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वह कुछ पूछना चाहता था जो उसे अब बहुत जरूरी लग रहा था। अब उस योद्धा को असिस्टेंट की बातों में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि हो सकता है कि वह सब सच हो। अगर वह जानकारी सही निकली तो अब तक उन्होंने जो भी सोचा था वह सब ढहने वाला था। असिस्टेंट ने अपना लाल मुखौटा हटाया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने डेमियन से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह अपनों को धोखा नहीं दे रहा और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। उसने वादा किया कि जल्द ही डेमियन अपनी आंखों से सबूत देख लेगा। डेमियन धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में शक था। उसका शरीर तन गया, जैसे वह किसी धोखे के लिए तैयार हो। उसे असिस्टेंट का इतना भरोसा दिलाना पसंद नहीं आ रहा था। वह ऐसा आदमी था जो किसी पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वह उसे अपनी मुट्ठी में न कर ले। अपने बॉस की आंखों में आंखें डालकर असिस्टेंट ने बिना डरे बात की। उसने साफ कहा कि उसकी दी हुई हर जानकारी सच है, कोई अफवाह नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी कड़वाहट और सच्चाई थी जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। मंजर अब सामंस काउंटी की एक सुनसान गली नंबर 592 पर बदल जाता है। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पुरानी इमारतें खामोश खड़ी हैं और खिड़कियां बंद हैं। खामोशी के बावजूद वहां ऐसा लग रहा था जैसे गलियों को पुरानी आहटें आज भी याद हों। इसी एक मजबूत और बड़े घर में कभी एक लड़का रहता था। वह तो कब का जा चुका है, पर उसकी यादें अब भी वहां हैं। उस घर की दीवारों में आज भी आम दिनों की गूंज छिपी थी, दरवाजों का खुलना, हंसी मजाक और रात में देखे गए सपने। अब वह घर बस एक खाली ढांचा है जिसके सीने में कई राज दफन हैं। एक कमरे के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, इतनी तेज कि सन्नाटा चीर दे, पर गली से कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे सब कुछ थमा हुआ हो, मानो दुनिया अपनी सांस रोके खड़ी हो। न कोई आहट, न कोई आवाज, बस वो रोना धीरे धीरे सन्नाटे में खो गया। जहां कोई इंसान तक नहीं दिखता था, वहां एक लड़का अपनी बात पर अड़ा खड़ा था। वो बार बार खिड़की खोलने की जिद कर रहा था, कह रहा था कि उसे कुछ मजेदार दिखाना है। उसे लगा शायद उसकी बातों से उस वीरान जगह में जान आ जाएगी। वो बड़े उत्साह में था, पर आसपास की चुप्पी में उसकी नन्ही आवाज और भी दबी हुई लग रही थी। वो घर के सामने खड़ा होकर छत वाली खिड़की की तरफ गर्दन उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में बच्चों जैसा भरोसा था। उसने अंदर बैठे किसी को शेखी बघारते हुए बताया कि उसने एक बड़ा चूहा पकड़ा है, और अजीब बात ये कि उसे प्यारा कह रहा था। उसके लिए वो कोई घिनौनी चीज नहीं, बल्कि एक खजाना था, एक ऐसी जीत जिसे वो सबको दिखाना चाहता था। वो गली बच्चों के लिए नहीं थी, टूटी हुई पत्थर की सड़क, गहरा सन्नाटा और वो पुराने घर, सब कुछ ऐसा था जैसे वहां किसी का स्वागत नहीं। फिर भी वो लड़का वहीं खड़ा खिड़की खुलने की मिन्नतें करता रहा। उसे पता भी नहीं था कि जिसे वो बुला रहा है वो घर पर है भी या नहीं। काफी देर हो गई, पर खिड़की बंद ही रही, जैसे घर ने उसे अनसुना करने का फैसला कर लिया हो। धीरे धीरे उसके मन में शक होने लगा। उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि क्या वो किसी खाली घर को आवाज दे रहा है। अगर वहां कोई है ही नहीं, तो वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है। आखिर में खिड़की के पीछे से एक आवाज आई, रूखी और चिड़चिड़ी। किसी ने उसे बेवकूफ कहा, और वो चुप हो गया।
वो बस घर को ताकता रहा, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि क्या जवाब दे। अंदर वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भला कोई चूहे को क्यों देखना चाहेगा, और फिर भी किसी ने खिड़की पूरी तरह नहीं खोली। आखिरकार खिड़की थोड़ी सी खुली, जैसे उस पर थोड़ी दया दिखाई गई हो। उस छोटी सी दरार में एक बच्ची दिखी। वो देख तो रही थी, पर उसे वो इनाम कुछ खास नहीं लगा। उसने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि चूहे से अच्छा तो वो गिलहरी देखना पसंद करेगी। उसने बड़ी सादगी से उसकी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो कोई मामूली बच्ची नहीं थी जो किसी पुरानी बस्ती में छिपी हो, वो खुद कैप्टन की बेटी थी। इतनी बड़ी हैसियत होने के बावजूद वो इस वीरान जगह में रह रही थी, किसी ऐसे राज की तरह जिसे छिपाकर रखा गया हो। उसकी अहमियत और उस जगह की हालत में कोई तालमेल नहीं था, जैसे धूल में कोई ताज पड़ा हो। कहानी फिर से आज के दौर में लौटती है। मेज पर कागजात और दस्तावेज इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। एक लैंप की रोशनी मेज के एक हिस्से पर पड़ रही है, जिससे बाकी ऑफिस अंधेरे में डूबा है। मेज की दूसरी तरफ एक आदमी बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा है, एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का जो अब यान है, बताता है कि वो उस लड़की का बचपन का दोस्त था। वो कहता है कि उनकी दुनिया छोटी सी थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे। यान की बातें सुनकर सामने बैठा आदमी सिर हिलाकर उसकी बातों का समर्थन कर रहा है। पर ये कोई अपनापन नहीं था, ये उस इंसान का तरीका था जो हर छोटी बात को अपने फायदे के लिए तोल रहा हो। चीफ इंस्ट्रक्टर के ऑफिस में यान उस वीरान गली के बारे में बताता है। वहां इतने कम बच्चे थे कि सब एक दूसरे को पहचानने लगे थे। अकेलेपन ने उन्हें करीब ला दिया था और वही जान पहचान एक गहरे रिश्ते में बदल गई। यान ये सब बड़ी सादगी से बता रहा है, पर मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनका पुराना साथ था। डेमियन अपनी आंखें बंद करके मानो बड़े गौर से सुनते हुए उस लड़की के बारे में पूछता है जिसके साथ यान बचपन में खेलता था। जवाब सुनकर उसे झटका लगता है, वो कैप्टन रोड्रिगो मायर की बेटी थी। सिर्फ ये नाम ही उस याद की अहमियत बदल देता है और एक बचपन की दोस्ती को खतरनाक बना देता है। यान को याद है कि खिड़की बस थोड़ी सी खुली थी, जहां धूल और अंधेरे के बीच वो लड़की खड़ी थी। अब जब यान दोबारा वही बात पक्की करता है, तो डेमियन को सब समझ आने लगता है। उसे लगता है जैसे किस्मत ने बिना मांगे उसके हाथ में एक हथियार थमा दिया है। यान को पूरा यकीन है कि डेमियन उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये कहानी सुनने में झूठ जैसी लगती है। पर उसे चीफ इंस्ट्रक्टर से काम निकलवाना है, और अगर सही से चला जाए तो यकीन दिलाना मुमकिन है। यान जानता है कि डेमियन और कैप्टन रोड्रिगो मायर के बीच पुरानी दुश्मनी है, एक ऐसी लड़ाई जो इस जानकारी को और भी कीमती बना देती है। डेमियन ने कैप्टन रोड्रिगो मायर की कमजोरी ढूंढने के लिए पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था। उसने अफवाहों का पीछा किया, हर मुमकिन कोशिश की, पर हाथ कुछ नहीं लगा। अब तक उसे हर जगह से मायूसी ही मिली थी, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यान की बातें सुनकर डेमियन के चेहरे पर जो भाव आए, उससे उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक पल की हैरानी दिखी, इतनी कम कि शायद कोई और न देख पाता, पर इतनी साफ कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यान फौरन समझ गया कि ये जानकारी काम कर गई है और उसे इसका फायदा उठाना होगा। फिर भी डेमियन को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर यान को वाकई पता है कि कैप्टन की बेटी कहाँ है, तो वो इसे कमजोरी क्यों कह रहा है? क्या वो कोई मोहरा है, या उसे फंसाने का लालच, या फिर बात कुछ और है? वो बस अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे आदमी की तरह सोच रहा था जिसे हर जगह खतरा दिखता हो।
यान उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब खुद सुना है और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पर डेमियन का शक कम नहीं होता। उसका भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं है। वो सुन तो रहा है, पर उसकी आंखों में अब भी अविश्वास साफ दिख रहा है। यान को वो दिन याद आता है जब वो छत पर चढ़कर खिड़की के पास बैठा था। उसे अपनी उस जगह पर बड़ा गर्व था। तभी उस लड़की ने बड़ी दबी आवाज में कहा कि वो जल्द ही यहां से चली जाएगी। ये सुनकर यान को ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बर्फीली हवा चल गई हो और उसका दिल एक अनजान दुख से भर गया। उसने डरते डरते बताया कि कुछ बुरे लोग उसके पिता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसे मोहरा बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसे जिंदा रखने के लिए उसके पिता को लगा कि उसे दूर भेजना ही सही है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जानी पहचानी जगह छोड़नी पड़े। ये फैसला बड़ा कठोर था और एक बच्चे के लिए ये सुरक्षा नहीं बल्कि सजा जैसा था। कुछ दिनों बाद वो गायब हो गई। यान ने देखा कि कुछ काले कपड़ों वाले लोग उसे ले जा रहे थे। उनके चलने फिरने का अंदाज बड़ा सख्त था। जब बाद में यान ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो उसे सब समझ आया। वही लोग स्पेशल यूनिट के सैनिक थे और उस लड़की के पिता कोई और नहीं बल्कि खुद रोड्रिगो मायर थे। उसके बाद उस बड़े घर की खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई, मानो उस इमारत में जान ही न बची हो। फिर कभी वहां से कोई आवाज नहीं आई, न कोई बचकानी जिद, न हंसी, बस एक गहरा सन्नाटा जो वक्त के साथ और बढ़ता गया। वो लड़की जिसे यान जानता था कभी लौटकर नहीं आई और वो गली और भी सूनी हो गई। कहानी सुनते सुनते डेमियन अपना सिर अपने दाएं हाथ पर टिका लेता है, जैसे वो किसी लजीज खाने का मजा ले रहा हो। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आती है, जिसमें कोई ममता नहीं बल्कि एक तरह का मजा है। वो यान को ऐसे देख रहा है जैसे उसे कोई बड़ा मौका मिल गया हो। डेमियन को ये सब यकीन के काबिल नहीं लग रहा था, पर ये बातें इतनी सटीक बैठ रही थीं कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सब कुछ उसकी उम्मीद से भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसका ये जूनियर खुद कैप्टन की बेटी का दोस्त रह चुका था। उसकी नजरों में ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि दुश्मन के कवच में एक छेद था। फिर यान को डेमियन और कैप्टन रोड्रिगो मायर की पुरानी कड़वाहट के बारे में पता चला। उसे ये भी समझ आ गया कि डेमियन कैप्टन की कमजोरियों की तलाश में है और यान के पास वही जानकारी थी जिसकी डेमियन को जरूरत थी। इन राजों का एक साथ मिलना किसी बड़े तूफान का संकेत था। यान को लगा कि उसके चीफ इंस्ट्रक्टर पर शायद किस्मत की देवी मेहरबान है। सब कुछ इतने सही वक्त पर हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। पर डेमियन को ये समझ नहीं आया कि यान इस नतीजे पर कैसे पहुंचा और उसका शक और गहरा हो गया। अचानक यान के पास एक तेज रोशनी चमकी जो ऑफिस के अंधेरे में बहुत अजीब लग रही थी। डेमियन ने फौरन उस तरफ देखा। उसकी आंखों में शक था, जैसे वो रोशनी भी उसे दोषी ठहरा रही हो। माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया, जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। कमरे में एक पेन बिजली की तरह कौंधा और दीवार में जाकर धंस गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटा चीर गई और दीवार में दरारें पड़ गईं। था तो वो एक मामूली सा पेन, पर जिस तरह से फेंका गया था वो जान ले सकता था। वो पेन यान के चेहरे को छूकर निकला, जिससे एक खरोंच आ गई और खून निकलने लगा। यान ने डेमियन की तरफ देखा। अब उन दोनों के बीच की नजदीकी खत्म हो चुकी थी। संदेश साफ था, भरोसा हो न हो, हिंसा का रास्ता हमेशा खुला है। डेमियन इसे किस्मत मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यान असल में कैप्टन रोड्रिगो मायर का जासूस है, जो उसे गुमराह करने के लिए भेजा गया है। डेमियन के लिए ये सोचना ज्यादा आसान और तर्कसंगत था। यान चुपचाप खड़ा रहा और अपने हमलावर को देखता रहा।
उसके गाल से खून की एक पतली लकीर नीचे गिर रही थी। उसकी खामोशी डर नहीं थी, वो बस सोच रहा था कि अगले पल अपनी जान कैसे बचानी है। फिर बड़ी शांति से उसने अपना हाथ उठाया और खून पोंछ लिया। इस छोटे से इशारे से उसने दिखा दिया कि वो डरा नहीं है और अपना आपा नहीं खोया। उसकी उंगलियों पर लगा लाल खून इस बात का सबूत था कि उसे चोट तो लगी है, पर उसने खुद को संभाले रखा है। यान के लिए डेमियन का ये शक कोई नई बात नहीं थी। ये सारे इत्तेफाक वाकई इतने बड़े थे कि किसी को भी शक हो जाए। यान जानता था कि इस दुनिया में सबसे कड़वी बात ही सबसे ज्यादा सच लगती है। पहले यान को पहेली का एक टुकड़ा मिला, फिर दूसरा, और वो ऐसे ही कड़ियां जोड़ता गया। यादें, हकीकतें, रिश्ते, उसने हर चीज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो इन सच्चाइयों को अपनी ढाल भी बना सकता था और तलवार भी। ये सब वो अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि इस बेरहम सिस्टम में जिंदा रहने के लिए कर रहा था। यान के बचपन की यादें, जो कभी बेमतलब थीं, अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी की एक पूरी तस्वीर बना रही थीं। चेहरे, जगहें और सुनी सुनाई बातें सब आपस में जुड़ रही थीं। जो कल तक सिर्फ यादें थीं, आज वो जानकारी बन गई थीं, और वही जानकारी अब उसके काम आने वाली थी। फिर उसने इसमें एक और बात जोड़ दी, कैप्टन मायर के अपने परिवार के साथ रिश्ते और वो कमजोरी जो परिवार की वजह से पैदा होती है। यान ने उस स्पेशल यूनिट के सख्त कायदे कानूनों का भी जिक्र किया। वो यहीं नहीं रुका, उसने रोड्रिगो मायर और डेमियन की दुश्मनी को भी कुरेदा, जैसे कोई ऐसा जख्म हो जो कभी भरता ही नहीं। यान बड़े ध्यान से सोच रहा था कि कौन सी बात अपने फायदे के लिए बचाकर रखनी है। वो अपनी यादों और जानकारियों को पहेली के टुकड़ों की तरह सजा रहा था। वो पुरानी बातें याद नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जान बचाने का रास्ता बना रहा था। डेमियन को लग रहा था कि यान कोई जासूस है, पर हकीकत कुछ और ही थी। अगर उसके पीछे कोई होता तो वो अपनी जान दांव पर लगाकर भागता ही क्यों? उसने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए छिपाकर रखी थीं ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। सच और झूठ को मिलाकर यान ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिससे चीफ इंस्ट्रक्टर के मन में निराशा और उम्मीद दोनों जागें। वो चाहता था कि डेमियन भावनाओं में उलझ जाए, एक तरफ पाने की चाह और दूसरी तरफ शक। उसी उलझन में ही यान के बचने का रास्ता था। यान की योजना के मुताबिक डेमियन के दिल में यकीन और शक का पलड़ा बराबर रहना चाहिए था। अगर डेमियन को पूरा शक होता तो यान मारा जाता, और अगर वो बहुत जल्दी यकीन कर लेता तो बाद में यान की कोई अहमियत नहीं रहती। फिलहाल ये संतुलन ही यान का सबसे बड़ा हथियार था। यान को उम्मीद थी कि आखिर में उसका यकीन ही जीतेगा, कम से कम इतनी देर तक कि उसकी जान बच जाए। उसे जरूरत थी कि डेमियन सही वक्त पर उस पर भरोसा करे, भले ही वो भरोसा मजबूरी का ही क्यों न हो। आखिर जिंदा रहने के लिए दोस्ती की नहीं, बस इस बात की जरूरत होती है कि सामने वाला आपको मारे नहीं। और अभी भी यान ने अपनी सारी जानकारी चीफ इंस्ट्रक्टर को नहीं दी थी। उसके पास अभी और भी कई राज और कमजोरियां थीं जो उसने बचाकर रखी थीं। ये कहानी एक लगाम की तरह थी, और वो जानता था कि उसे कब खींचना है। तो यान अपनी बात जारी रखता है, चेहरे पर दर्द के बावजूद उसकी आवाज नहीं लड़खड़ाती। डेमियन उसे बड़े गौर से देख रहा है, जैसे उसके दिमाग के अंदर झांकना चाहता हो। यान साफ लफ्जों में कहता है कि उसे पता है कि कैप्टन रोड्रिगो मायर की बेटी इस वक्त कहाँ है, और ये बात कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजती है। ये साबित करने के लिए कि उस पर भरोसा करना फायदे का सौदा है, यान और जोर देता है। वो चाहता है कि पलड़ा उसके हक में झुक जाए, क्योंकि उसके पास वो जानकारी थी जो किसी और के पास नहीं थी। उसका मकसद सीधा था,
इतना जरूरी बन जाओ कि कोई तुम्हें फेंक न सके। इतनी साफगोई सुनकर डेमियन अपनी मेज से उठता है, जिससे कागजात थोड़े हिल जाते हैं। उसके उठने का अंदाज धीमा पर खतरनाक था, जैसे कोई शिकारी तय कर रहा हो कि शिकार को जिंदा छोड़ना है या नहीं। लैंप की रोशनी में उसके चेहरे पर दिलचस्पी और बेरुखी दोनों दिख रही थीं। डेमियन यान की तरफ पीठ करके खिड़की की तरफ चला जाता है और बाहर के अंधेरे को ताकने लगता है। बाहर सिर्फ काली रात थी, पर वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे वहां कोई जवाब मिलने वाला हो। वो कुछ इस तरह बोला जैसे खुद को ही कुछ समझा रहा हो और जो सुना था उसके नफा नुकसान को तोल रहा हो। यान अपनी नजरें चीफ इंस्ट्रक्टर पर टिकाए रखता है, उसकी हर हरकत और हर सांस का मतलब समझने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता कि उसने उसे मना लिया है या उसका शक और बढ़ा दिया है। ये बेचैनी उसे मार रही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी डेमियन के अगले फैसले पर टिकी थी। जब डेमियन ने पूछा कि क्या वाकई किस्मत की देवी यान के साथ है, तो यान को थोड़ी राहत मिली। उस सवाल में उसे एक उम्मीद और थोड़ी सी हंसी महसूस हुई। उसे लगा कि कम से कम इस वक्त के लिए तो सब कुछ उसके हक में रहा। यान ने हाँ में जवाब दिया और खुद को एक लकी चार्म की तरह बताया। वो माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था, पर डेमियन ने फौरन उसे टोक दिया और चुप रहने को कहा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी मजाक उसके रौब को कम करे। खिड़की के पास खड़े होकर डेमियन की आवाज और भी ठंडी और गंभीर हो गई। उसने वादा किया कि वो आज की बातों को नजरअंदाज कर देगा, पर ये कोई रहम नहीं, बल्कि एक सौदा था। फिर उसने यान को जाने को कहा और हिदायत दी कि अपनी जुबान बंद रखे, क्योंकि यहाँ खामोश रहना ही बचने का इकलौता तरीका है। उस लड़के को पूरा भरोसा हो गया था कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। फिर भी उसने चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं आने दी और बिल्कुल शांत खड़ा रहा। डेमियन के सामने अपनी खुशी दिखाना कमजोरी की निशानी थी, इसलिए उसने इसे मन में ही दबाए रखा। डेमियन ने यान की हर बात पर यकीन नहीं किया था, पर यान यही तो चाहता था। अगर सब्र से काम लिया जाए तो शक को भी फायदे में बदला जा सकता है। यान को कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि भरोसा जीतने में वक्त लगता है और ये धीरे धीरे ही होगा। यान ने बड़े सम्मान के साथ सर झुकाया और वक्त लेने के लिए माफी मांगी, फिर उम्मीद जताई कि उसके उस्ताद आराम कर पाएंगे। डेमियन ने बस नाम के लिए हाँ कहा और उसे जाने की इजाजत दे दी। ये बातचीत किसी अपनेपन से नहीं, बल्कि किसी सौदे जैसी लग रही थी। अकेले होते ही डेमियन ने मेज से वो फोल्डर उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। वो यान की फाइल थी, जिस पर बस 974 इंच लिखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी हथियार की फाइल हो। मेज पर और भी कागज फैले थे, पर डेमियन अपने साथियों के बारे में सोचने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि इतनी बड़ी बात उनकी नजरों से बच गई। या तो उनसे बड़ी गलती हुई थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर सब कुछ अनदेखा किया। डेमियन ने अपनी आंखें बंद की और उस रेटिंग सिस्टम के बारे में सोचने लगा, जिसमें एक छोटी सी चूक भी सब बिगाड़ सकती थी। तभी अचानक उसके मन में कुछ और ही आया, जिससे उसकी आंखें फिर से खुल गईं। यान यानी रंगरूट 974 की फाइल हाथ में लिए डेमियन को उसका वजन कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। उसने उसे घुमाकर देखा, जैसे कोई छिपा हुआ राज ढूंढ रहा हो। फिर उसका ध्यान अपनी खुद की फाइल और उस पुराने इतिहास पर गया, जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। डेमियन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो तब आती थी जब उसे अपना फायदा दिख रहा हो। उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी, जिसने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी।
यान चाहे झूठा हो या फिर जासूस, उसकी ये जानकारी बहुत काम की थी। एक हफ्ता गुजर गया और ब्लेड माउंटेन्स जाने का वक्त आ गया। सेंटर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था जो हमेशा असली टेस्ट से पहले महसूस होता है। अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था और सबको मार्च करने के आदेश दे दिए गए थे। इसे ब्लेड माउंटेन रेंज कहते थे, घने जंगल और खतरनाक लाल दलदल का इलाका। स्पेशल यूनिट के कैडेट्स का पहला टेस्ट यहीं शुरू होना था। ये जगह ही ऐसी थी जैसे इसे इंसानों के यहाँ कदम रखने से ही नफरत हो। शाही हुक्म के मुताबिक आम लोगों का यहाँ आना मना था। ये पाबंदी सिर्फ एहतियात के लिए नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि सरकार भी यहाँ सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। लोगों के लिए ये जगह किसी डरावने सपने जैसी थी। यहाँ के माहौल में अनगिनत राक्षस रहते थे। जंगल इतना घना था कि कहीं से भी कोई हमला कर सकता था, घास में छिपी आंखें हो या कीचड़ के नीचे पंजे। वहां का सन्नाटा भी ऐसा था जैसे कोई बस शिकार के इंतजार में बैठा हो। इन खतरनाक राक्षसों ने इस पहाड़ी को मौत का इलाका बना दिया था, जहां के बारे में लोग बस चेतावनी के तौर पर बात करते थे। यहाँ इंसानों को सिर्फ शिकार समझा जाता था। सालों से लोगों ने यहाँ से दूर रहना ही बेहतर समझा था। यहाँ छिपे खतरों में एक दलदल वाला गोबलिन भी था, जिसे देखकर अच्छे भले योद्धाओं की हालत खराब हो जाए। उसका शरीर सड़न और गंदगी से भरा था और उसकी आंखें बहुत ही तेज थीं। उसे देखते ही बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते थे। सेंटर का एक लड़का उस राक्षस से भिड़ गया। वो बार बार वार कर रहा था, पर उसका पैर दलदल में धंसता जा रहा था। उसका हर कदम एक जुआ था, क्योंकि एक भी गलत कदम का मतलब था सीधे दलदल में समा जाना। फिर आखिर में उसने एक सही निशाना लगाया जो सीधे राक्षस के कमजोर हिस्से पर जा लगा। वो गोबलिन कांपने लगा और ऐसा लगा जैसे उसका सारा दम खत्म हो रहा है। वो अब बेबस होकर हार मानने लगा था। अपने दो साथियों के साथ मिलकर उस कैडेट ने उस राक्षस का खेल खत्म कर दिया। वो गोबलिन भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका मरा हुआ शरीर एक चेतावनी जैसा लग रहा था कि यहाँ जीतना मुमकिन तो है, पर आसान नहीं। उसे मरता देख लड़के ने चैन की सांस ली। उसका एक साथी खुशी से चिल्लाने लगा कि वे सब ये एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। दूसरा तो इतना लापरवाह था कि उसने कह दिया कि इस पहाड़ी में कुछ खास नहीं है, ऐसी बातें सिर्फ मुसीबत को बुलावा देती हैं। एक दूसरे लड़के ने उन्हें चुप रहने को कहा क्योंकि आसपास और भी राक्षस हो सकते थे। पर जिसने लड़ाई की थी उसे पक्का यकीन था कि अब यहाँ सब सुरक्षित है। ऐसी खतरनाक जगह पर इतना भरोसा ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि पास होने के लिए यहाँ पूरे एक हफ्ते जिंदा रहना होगा। उन्हें लगा कि जिस तरह से वे बढ़ रहे हैं, जीत पक्की है। जोश और जीत की खुशी ने उन्हें बहुत लापरवाह बना दिया था। जिसने गोबलिन को मारा था वो गुस्से में अपने साथियों की तरफ मुड़ा। उसने फिर से उन्हें चुप रहने को कहा और धमकी दी। बाकी लड़के समझ गए कि वो मजाक नहीं कर रहा है और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। लीडर ने उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, बल्कि यहाँ से कीमती पत्थर और माना भी इकट्ठा करना होगा। पर उसका साथी तो जीत के नशे में सब कुछ भूल चुका था, जैसे राक्षस के मरते ही सब खत्म हो गया हो। फाइनल रिजल्ट इस बात पर तय होगा कि किसने कितने पत्थर जुटाए हैं। वे सिर्फ पास नहीं होना चाहते थे, बल्कि बड़े खानदानों के कैडेट्स को भी मात देना चाहते थे। उनका घमंड अब उन्हें और आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। उसके साथी फिर से शोर करने लगे तो लीडर ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप कराया। उसने उन्हें थोड़ा धीमा चलने और फालतू का शोर न मचाने को कहा।
वो जानता था कि इस डर के साये में सिर्फ अनुशासन ही उन्हें बचा सकता है। जब वो अपने साथियों को सावधानी बरतने का लेक्चर दे रहा था, तो उसका ध्यान ऊपर की तरफ नहीं गया। तभी बड़े बड़े पंजों वाली उंगलियां उसके सिर के ऊपर मंडराने लगीं। खतरा इतना करीब था कि आसपास की हवा भी ठंडी पड़ गई थी। उन भारी पंजों ने लड़के के सिर को दबोच लिया, जैसे उसका कोई वजन ही न हो। पलक झपकते ही 320वां रंगरूट गायब हो गया। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला और उसका एग्जाम वहीं खत्म हो गया। उसके दोनों साथी खौफ के मारे कांप उठे। अपने दोस्त को इस तरह मरते देख उनकी रूह कांप गई। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे और बस बुत बनकर खड़े रह गए। फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से अपने हथियार और ढाल उठा ली। वे शोर मचाकर उस राक्षस को डराने की कोशिश करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा राक्षस आया कहां से। उन्हें लगा कि शायद ये पहाड़ी ही श्रापित है। उस राक्षस की आंखें अजीब तरीके से अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं। इससे लड़के और भी डर गए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें चारों तरफ से घेर रहा हो। वो राक्षस न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसे चकमा देना भी नामुमकिन था। वो बेचारा लड़का अब भी उस सुनहरे राक्षस ओगर की मुट्ठी में था। सबसे बुरी बात ये थी कि उस राक्षस के पास गायब होने की ताकत थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी आहट के हमला कर सकता था। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल राक्षस ने उस लड़के को जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराने की आवाज बहुत भयानक थी। वो लड़का जिंदा था या नहीं, ये अब मायने नहीं रखता था। राक्षस ने अपनी ताकत का खौफनाक नमूना पेश कर दिया था। अपने भारी पंजों से उस सुनहरे राक्षस ने आसपास की हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। पेड़ टूट रहे थे और जमीन फट रही थी। वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा था, जिसमें सिर्फ भूख और गुस्सा था। सेंटर के रंगरूट उस राक्षस के सामने टिक नहीं पाए। नंबर 345 और 347 का भी वही अंजाम हुआ। एक जादुई गेंद के जरिए ये सब कुछ बाकी छात्रों को भी दिखाया जा रहा था, ताकि वे देख सकें कि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। डेमियन ये सब सुरक्षित जगह से देख रहा था और उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, बल्कि वो तो हंस रहा था और उन लड़कों को कचरा कह रहा था। उसके लिए उन लड़कों की जान की कोई कीमत नहीं थी। सबके सामने खड़े होकर डेमियन ने ऐसे बात की जैसे मौसम का हाल बता रहा हो। उसने बताया कि 30 लड़के मर चुके हैं और बाकी लोगों को सावधान रहने को कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो लाशें उठाते उठाते थक गया हो। डेमियन ने हुक्म दिया कि सबको हर 5 मिनट में वॉरप गेट के जरिए भेजा जाए। उसके सहायकों के सामने एक हरी रोशनी चमकने लगी। उन्होंने फौरन अपने मालिक का हुक्म माना। यान की हालत कुछ ठीक नहीं थी, शरीर थका हुआ था और मन में भारी तनाव था। फिर भी उसे साफ दिख रहा था कि उसे भी उसी नर्क में भेजा जाएगा। अब ब्लेड माउंटेन्स कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो उसे निगलने के लिए तैयार थी। डेमियन आज बहुत खुश लग रहा था और यान जानता था क्यों। चीफ इंस्ट्रक्टर ने जरूर उन जगहों की तलाश शुरू करवा दी होगी जिनका जिक्र यान ने किया था। डेमियन के लिए ये सब एक खेल की तरह था। जिस घर में कैप्टन की बेटी रहती थी, वहां लोग छानबीन करेंगे, पर उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगेगा। वो घर अब पूरी तरह शांत था, जैसे सारे राज वहां से मिटा दिए गए हों। डेमियन के करीब जाने के लिए यान को इस एग्जाम में बहुत अच्छा करना होगा। अगर वो अपनी काबिलियत साबित कर देता है, तो शायद डेमियन का शक भरोसे में बदल जाए और इस जगह पर वही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। इसका मतलब था कि यान को खुद को और मजबूत बनाना होगा। पर एक दिक्कत थी,
उसे डिवाइन ड्रैगन की सांस लेने वाली तकनीक का सिर्फ आधा हिस्सा ही आता था। जब तक वो इसे पूरा नहीं कर लेता, उसकी ताकत बढ़ना मुश्किल था। वैसे पहाड़ों पर भेजा जाना पूरी तरह बुरा भी नहीं था, खासकर यान जैसे लड़के के लिए। जहां खतरा होता है वहीं मौका भी होता है। यान ने मन बना लिया था कि वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा, चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसे एक ऐसी बात पता थी जो किसी को नहीं मालूम थी। ब्लेड माउंटेन्स में 2 कीमती खजाने छिपे थे। अगर वो उन्हें हासिल कर ले तो उसका शरीर और भी मजबूत और फुर्तीला हो जाएगा। ये सोचकर उसका हौसला और बढ़ गया। अचानक डेमियन की आवाज बदल गई। वो काफी हैरान लग रहा था। उसने अपने साथी से एक ऐसा सवाल पूछा जो उसने कभी नहीं सोचा था। डेमियन जैसे इंसान का घबरा जाना किसी बड़ी मुसीबत की निशानी थी। डेमियन के बदले हुए अंदाज ने यान का ध्यान खींच लिया। वो बड़े गौर से देख रहा था कि कैसे उस घमंडी इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर भी उलझन के भाव आ गए हैं। तभी डेमियन और उसके सहायक एक साथ अपने घुटनों पर बैठ गए। डेमियन ने अपने आदमियों को सम्मान दिखाने का हुक्म दिया। एक पल में पूरा नजारा बदल गया, जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान आने वाला हो। तभी वहां राजकुमार के आने का ऐलान हुआ। सम्राट का असली वारिस राजकुमार लियोन कैवलन वहां आ पहुंचा। उसके आते ही पूरे इलाके में एक अलग ही रौब छा गया। हर कोई उसके सम्मान में झुक गया। यान ये सब देखकर हैरान भी था और डरा हुआ भी। उसे याद आया कि पुराने वक्त में इस एग्जाम के दौरान 500 लड़के मारे गए थे। अब हालात और भी गंभीर लग रहे थे। उस वक्त सेंटर में राजकुमार जैसी कोई हस्ती नहीं आई थी। पर अब अगर राजकुमार खुद यहाँ आया है तो इसका मतलब है कि बात कुछ बहुत बड़ी है। यान को महसूस हो गया था कि कुछ होने वाला है। यान फटी आंखों से राजकुमार को देख रहा था और सोच रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे अभी असली वजह तो नहीं पता थी, पर इतना जरूर था कि इसका नतीजा कुछ बहुत बड़ा होगा। राजकुमार खुद यहाँ आया था, जैसे ये जगह उसी की हो। रंगरूट 974 के लिए ये नज़ारा किसी ऐसी याद जैसा था जिसे भुलाना मुमकिन न हो। वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और उसकी मौजूदगी उसे अंदर तक डरा रही थी। जब लियोन कैवलन मैदान में खड़े रंगरूटों से बात कर रहा था, जॉन की यादें पुरानी बातों में उलझ गईं। उसे अच्छी तरह याद था, मरने से पहले उसने इसी का चेहरा देखा था। ये कोई धुंधली याद नहीं थी, बल्कि एक कड़वी, साफ और रूह कंपा देने वाली सच्चाई थी। उस लड़के के लिए लियोन कोई रक्षक या राजकुमार नहीं था, वो तो एक असली राक्षस था। वो खुद को आम लोगों से इतना ऊपर समझता था कि यान की जिंदगी उसके लिए बस एक खिलौने जैसी थी, जिसे जब चाहे तोड़ दो या फेंक दो। उसकी आंखों में एक ऐसी बेरुखी थी जैसे वो दूसरों को इंसान ही न समझता हो। पुरानी यादें आज भी एकदम ताज़ा थीं, जैसे बीता हुआ कल फिर से सामने आकर खड़ा हो गया हो। आसपास के रंगरूट तो राजकुमार के रुतबे को देखकर दंग थे, पर यान के अंदर बस खौफ और बेबसी भरी हुई थी। राजकुमार ने वहां मौजूद छात्रों को अपना पूरा नाम और ओहदा बताया। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो सबको उनकी औकात और उसके आने वाले कल की याद दिला रहा था। ये सिर्फ शिष्टाचार की बात नहीं थी, बल्कि ये जताने का तरीका था कि असली मालिक कौन है। वहां खड़े सब लोग फौरन अपने घुटनों पर बैठ गए, जैसे ये कोई पुराना रिवाज हो। चारों तरफ से योर हाइनेस की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा मैदान झुके हुए सिरों से भर गया था, जहां सांस लेना भी जैसे किसी पाबंदी जैसा लग रहा था। सबके साथ झुकते हुए यान ने चुपके से अपनी नजरें उठाईं और आने वाले राजा को देखा।
उस पल उसने खुद से एक वादा किया कि वो अब कभी किसी बात का पछतावा नहीं करेगा, चाहे वो हिचकिचाहट हो या रहें। अगर दुनिया को बेरहमी ही पसंद है तो वो भी इसे सहना और अपनाना सीख लेगा। पर जैसे ही उस नए रंगरूट ने पास से राजकुमार लियोन का चेहरा देखा, उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। वो अपनी शांति खोने ही वाला था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि उस इंसान की नफरत थी जिसे कभी कूड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था। लियोन अपनी बात कहता रहा और बड़े आराम से रंगरूटों से कहा कि वे बिना डरे अपनी बात रखें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ताकतवर के साये में सच बोलना सुरक्षित हो। पर यान को इसमें कोई न कोई चाल जरूर नजर आ रही थी। फिर राजकुमार ने जोर से कहा कि जो भी इस नर्क से अभी बाहर निकलना चाहता है वो अपना हाथ उठाए। उसने अपने खानदान की कसम खाकर उनकी हिफाजत का वादा किया। उसकी बातें पूरे मैदान में गूंज उठीं। सुनने में ये इतना अच्छा लग रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। डेमियन ने अपनी नजरें फेर लीं और चुपचाप राजकुमार की बातें सुनता रहा। लियोन सबको आजाद करने का वादा कर रहा था, जैसे एक झटके में सारा अन्याय खत्म कर देगा। डेमियन शांत जरूर था, पर उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसे ये बातें जरा भी पसंद नहीं आ रहीं। यान दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियोन डेमियन के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहा है। डेमियन ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी ताकत पर किसी का दखल बर्दाश्त करे, चाहे वो राजकुमार ही क्यों न हो। यान और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि जिस लियोन को वो जानता था वो कभी ऐसा नहीं बोलता था।